इजाज़ लक साहब, थैंक यू वेरी मच टाइम। हजूर पहले तो ये बताएं कि क्या 2026 को इंतखाबात की बाज़गश्त में कोई सदाकत है, और क्या कोई बड़ी तब्दीली सिविलियन जो पोस्ट है उसमें कोई तब्दीली भी आ सकती है? कहा जा रहा है कि अब वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद अब मियां नवाज शरीफ साहब के PM बनने में कोई कम से कम रुकावट नहीं है अगर वो ख्वाहिश करें तो। इजाज़ लक साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका। जो आपने अभी सवाल ये है आपका कि सारे मुश्किल सवाल आप मुझसे ही पूछ लेना ताकि बाकी जो है वो इम्तिहान आसान हो जाए। नहीं तो आप अंदर की बात तो ये नहीं, पहली बात तो ये है कि देखें, मुझे इस बात पे कि ये अक्सरियती जमात बन गई, क्योंकि 6 सीटें चाहिए थी उनको, 6 सीटें उनको मिल गई हैं इस इलेक्शन के अंदर। तो अब सिंपल मेजॉरिटी तो उनके पास आ गई है, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी का ये मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद हो जाएगी हुकूमत। ये टोटली इनकी रिलायंस जो है वो इत्तेहाद के ऊपर है। अगर इत्तेहाद ये टूट गया आपस में तो फिर जो आप अगली बात कर रहे हैं ना कि जी इलेक्शन जो है वो 2026 में होंगे या 2027 में होंगे, फिर उसमें कोई रुकावट नहीं होगी इलेक्शंस के अंदर जब ये आपस में फट जाएंगे। और माजी में 1-2 दफ़ा हुआ है, नूरा कुश्ती उसको मैं कहता हूँ, लेकिन सही मानों में अभी आपस में कोई तकसीम नज़र नहीं आ रही इनकी, और ना ही मेरे ख्याल में ये सिंपल मेजॉरिटी मिलने की वजह से कोई तब्दीली आगे नज़र आ रही है। क्योंकि अगर इस वक्त इन्होंने कोशिश की कि मिडवे अगर प्राइम मिनिस्टर चेंज करने की कोशिश की तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये निज़ाम और ये मामलात आगे चल सकेंगे। ये है हक़ाइक़। अब जो इलेक्शंस हुए उसके बारे में अगर आप पूछेंगे तो फिर मैं आपको बता सकता हूं। फरमाए ना, आप क्या क्वालिटेटिवली, आप ही इलेक्शन, पिछला इलेक्शन आपने देखा, उसमें जो लय दे हुई वो भी हमने बात सुनी। इस इलेक्शन के हवाले से तो मुस्लिम लीग नून का एतमाद आसमान पर लगता है, अंदर घुस के मारा है उन्होंने। डू यू बाय ऑल दिस नैरेटिव ऑफ PMLN? एजाज साहब, नहीं, ये नैरेटिव तो बिल्कुल मेरे ख्याल में बनता ही नहीं है कि PMLN ने अंदर घुस के मारा है, बल्कि ये आप ये समझ लें कि डी में बॉल रखा हुआ है और गोलकीपर आगे से हट गया। ये माजी में भी इसी तरह होता रहा कि PTI की जो सियासत है मुझे उसकी अभी तक समझ नहीं आई, क्योंकि मैं खान साहब के बड़ा करीब भी रहा हूं और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं वाहिद बंदा था उनको जिसने जाकर कहा था कि खान साहब, अभी ये बात मेरी आप गौर से सुने, जब उनकी पूरी टीम बैठी हुई थी ना, अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा जी। तो अचानक मैं भी वहां पहुंच गया, तो खान साहब मेरी बड़ी इज्जत करते थे, एहतराम करते थे और हमेशा मुझसे पूछा करते थे उनके सामने, जिसको वो बुरा भी मनाते थे। तो उस वक्त वहां पर ये बहस हो रही थी कि जनाब ये परवेज इलाही पे आप रिलाई नहीं कर सकते, ये हमारा साथ नहीं देगा, इसने पार्लियामेंट नहीं तोड़नी और ये और वो, ये वहां पर गुफ्तगू हो रही थी। और ये उस दिन था जिस दिन पहले दिन पंजाब असेंबली के अंदर वो कोई नंबर्स गिनने की बातचीत हो रही थी। तो उस मीटिंग में जो बैठे हुए थे उनका भी मैं बताता हूँ आपको बाद में। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या ख्याल है एजाज साहब आपका, इसके गवाह मौजूद हैं जो वहां पे थे। मैंने उनको कहा अगर आपको 110% यकीन है कि असेंबलियां तोड़कर आपको इलेक्शन मिल जाएंगे तो आप असेंबलियां तोड़ दें। अगर 1% भी ये चांस है कि PDM का चांस लग जाएगा और उनको मौका मिल जाएगा तो ये जितने आपको मशवरा दे रहे हैं ना, ये सबसे पहले जेल में होंगे। और वही हुआ काई साहब जी कि जो सबसे ज्यादा वहां पर उछल के बात कर रहे थे वो सबसे पहले वो पकड़े गए, और जैसी असेंबलियां टूटी सबसे पहले जेल जाने वाले वो। तो अब मौजूदा सूरत हाल में मुझे ये बताएं कि भाई अगर इलेक्शंस का बॉयकॉट करना है, सारे इलेक्शंस का बॉयकॉट करो ताकि लोग कह सकें कि ये इलेक्शन कोई मुतनाज़े हो गए थोड़े से। आपने अपने गोलकीपर को हटा दिया और उनको खेलने का मौका दे दिया, तो फिर ये कहना कि जी वो जीत तो उनकी होनी थी, लाज़मी बात है। 2 सीटों पे अलबत्ता जहां पर इन्होंने किया, एक उमर अयूब साहब की सीट थी और एक मियां अजहर साहब की सीट थी। अगर इन्होंने बॉयकॉट करना था तो इन सीटों पे भी बॉयकॉट करते, और अगर नहीं करना था तो फिर सब पे इलेक्शन लड़ते, चाहे हार जाते हैं लेकिन कोई मुकाबला तो कर सकते हैं ना। अब
जहां जहां तो इन्होंने बॉयकॉट किया तो वहां PMLN के मुकाबले में कौन था? उनके अपने लोग थे जो नाराज थे, जिनको टिकट नहीं मिला था, वो आजाद खड़े हो गए। अपना सई साहब के हल्के में चीमा साहब थे, खड़े थे, और वो दूसरा खड़ा था, मुझे अभी नाम अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन दोनों PMLN के थे। एक जो वजीर भी रह चुके थे, उनको टिकट नहीं मिला, वो आजाद खड़े हो गए। तो मुकाबला तो आपस में ही था। फिर असल में तो इलेक्शन एक किस्म का वन साइडेड था, और वन साइडेड ही हुआ फिर। अच्छा एजाज उल हक साहब, मैं ज़रा थोड़ा तारीख में भी वापस जाता हूँ। आपका तारीख से गहरा ताल्लुक आपका और आपके खानवादे का। और मैं अगर ये कहूँ कि देखें, अब जब अयूब खान का पीरियड था तो 6.8% से 7% तक ग्रोथ रेट था। जनाब जनरल ज़िया उल हक साहब के दौर में 6.3 से लेकर तकरीबन 6.8 का था। लेट मी फॉर मैनी बिकम अ डेविल्स एडवोकेट। इस तरह की ज़रूरत क्या है हमें इस डेमोक्रेसी की, जहाँ IMF हमारे लत्ते ले रहा है, हमें बरहना कर रहा है, जहाँ पे जो इलेक्शन में आता है तो हमें जो बाहर से, यूरोप से या उधर से जो रिपोर्ट्स आती हैं वो हमारा ठट्ठा उड़ाते हैं। डू यू थिंक कि हमें इसकी ज़रूरत है? क्यों ना हम ऐसे ही चलने दें और ज़रा अपनी मैशत को ठीक कर लें, जिस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं। वो बीच में आपने परवेज मुशर्रफ साहब का एरा छोड़ दिया, अपना हमारे जो आए हुए थे शौकत अजीज साहब का एरा छोड़ दिया। उस वक्त भी ग्रोथ रेट तकरीबन 6.5-6.6% तक पहुंचा हुआ था या पहुंच गया था। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि एक तो मुझे बड़ा अफसोस और दुख हुआ है। मैं हकीकत में आपको ये बता रहा हूँ कि IMF की रिपोर्ट देखने के बाद उससे ज्यादा मुझे दुख इस बात का हुआ है कि किसी ने उसका जवाब ही नहीं दिया। और हुकूमत को चाहिए था इसको चैलेंज करते, या तो फिर हम कह दें, क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ बात कि जी करप्शन जो है वो अब निचली सतह पर इस हद तक चली गई है कि बगैर उसके काम होते ही नहीं। अब IMF कह दे तो सब कहते हैं कि ये खैर बहुत बड़ी कोई बात होगी कि IMF ने कह दिया। आप खुद जब रोजाना देखते हैं कि एक आम आदमी को कोई काम ही नहीं करा सकता पैसे दिए बगैर, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो थाने हों, चाहे वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन हो, आप मुझे कोई काम करके दिखा दें बगैर पैसे दिए, मैं मान जाऊंगा आप। बिल्कुल तो ठीक। अच्छा सिफारिश के बाद भी जी सिफारिश होने के बावजूद भी पैसे दे के अपना काम करवाना पड़ता है। तो अब IMF ने कह दिया तो कौन सा कोई आसमान से उतर गया, ये तो हर किसी को पता है। तो गवर्नेंस को ठीक करें ना, ये मैं कहता हूँ। देखिए व्हेन वी रिलाई ऑन जिस तरह से हमें करप्ट सिविलियन एलीट पे जब हमें करना पड़ता है लीन, तो फिर ये होता है। मगर मैं आता हूँ ज़रा कुछ और चीज़ों की तरफ। एक तो आपने कुछ क्लियर कट, क्या आपके पास खबर है 2026 के इलेक्शन की बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है, और सदर मोहतरम का जो इस्तिस्ना है वो भी सुना है कि उस पर भी कुछ सवालिया निशान है, या वो FCC में चैलेंज हो सकता है, या इवन कुछ। डू यू हैव एनी इंकलिंग अबाउट दीज एक मुजवजा तब्दीलियाँ जो हैं? देखें, एक कम्युनिटी होती है जो इम्यूनिटी ड्यूरिंग द टेन्योर, ठीक है, टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द टेन्योर, ड्यूरिंग द टाइम दैट इज इन ऑफिस। लेकिन इस्लाम के अंदर हकीकत यह है, अगर ये शरीयत अदालत में जाएगा तो कोई इस्तिस्ना नहीं, नोबडी इज अबव लॉ इन इस्लाम। सॉरी टू से कि हजरत उमर अलैहिस्सलाम, हजरत उमर को रजी अल्लाह अन्हु को जब पूछा जाता है कि भाई बता उमर तेरा कपड़ा इतना लंबा क्यों, तो वो भी अपने बेटे को बुला के अब्दुल्ला को बिन उमर को कहते हैं कि हाँ भी खड़ा होके बता कि कपड़ा मेरा लंबा कैसे हो। तो वो कहता है मैंने अपने हिस्से का अपने वालिद साहब को दे दिया। उन जैसा शख्स जब जवाब दे अपनी अवाम को, तो हम कौन से कोई बड़े तीसमार खान पैदा हो गए कि हमें चाहिए इम्यूनिटी चाहिए फॉर लाइफ। आई डू एग्री विद यू, लेकिन मैं एक सवाल और आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। ये बताइए कि 18वीं तरमीम, क्योंकि कुछ दिन पहले एक हमने कॉलम देखा, उसमें बताया गया था कि ये 18वीं तरमीम में से कुछ खात्मा होगा। पीपल्स पार्टी ने बड़ी सख्त हार्ड लाइन ले रखी है, तो क्या अगर ये हार्ड लाइन PPP ले के रखती है तो ये बात दुरुस्त है कि वो दे विल बी इन ट्रबल्ड वाटर्स और कुछ केस भी खुल सकते हैं मुबैना तौर पर? एजाज साहब देखिए, केसों की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन इस पे नजरसानी करना इसलिए जरूरी हो गया है कि मरकज के पास अगर हकायक देखे जाए ना, तो मरकज के पास इस वक्त अपना सूद देने के बाद जो कि हराम है इस्लाम में, वो देने के बाद और हमारे डिफेंस अखराजात के बाद उनके पास पैसे ही इतने नहीं बचते कि वो कोई और काम कर सकें। पहली बात ये है। दूसरी बात इसके अंदर जो किया कि सूबों को आपने डिवॉल्व कर दिया, बहुत अच्छी बात है, डिवॉल्व होना चाहिए, लेकिन सूबों के पास कैपेसिटी नहीं है।
और ये कौन सी कौम है, मुझे बताएं, कौन सा मुल्क है जहां पर आपका निसाब एक सूबे में और है, दूसरे में और है, तीसरे में और है, चौथे में और है, यानी यकजोई नहीं आपकी एजुकेशन के अंदर। तो कैसे आप अच्छे लोगों को ला कर आगे खड़ा करेंगे? फिर ये कहते हैं जी फलां लोग जो है वो पीछे रह गए और फलां सूबे के लोग आगे निकल गए। तो ये चीजें हैं। और फिर हेल्थ है जो, और फिर पॉपुलेशन कंट्रोल है। ये तो एक ऐसी चीज है जिसमें एक होना चाहिए कि यकजहती होनी चाहिए, यानी इट शुड बी द सेम अक्रॉस द बोर्ड। अच्छा, ये आपने दो तीन बातें की हैं, बड़ी अहम बातें की आपने। एक तो आपने कहा है कि ये आप कोई यानी आप टॉप पे चेंज नहीं देख रहे जो सिविलियन, आप अभी आपने मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से यानी ये बात की थी। और दूसरा ये कि आप ये समझते हैं कि जो कुछ अहम अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, और ज़ाहिर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा उन पे रिलाई करता है, दोज ऑल विल बी ऑन टाइम एंड एवरीथिंग विल गो स्मूथली एज वी एक्सपेक्ट। एजाज साहब, ये 110% जो है ना, इट विल ऑल गो स्मूथली एंड ऑन टाइम। ये सब क्या सराहियां हैं, सोशल मीडिया है जो कि कौम को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें कोई अवाम है ही नहीं। अब दी अमेंडमेंट इन दी अमेंडमेंट कह लें उसको, बाय सिंपल मेजॉरिटी इन दी एक्ट हैज गॉन थ्रू, और उसमें ये तय हो गया है, जो चीजें तय होनी थी वो तय हो गई हैं। अब उसमें ये कहना जनाब कि ये होना है, नोटिफिकेशन होना है, ये नहीं होना, ये एक किस्म का लोगों को कंफ्यूज करने वाली बात। आप जहां भी जाते हैं आपसे यही पूछा जाता है जी नोटिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। भाई नोटिफिकेशन की अब जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए all appointments will go smoothly and according to the decisions which have been taken. अच्छा एजाज साहब, क्यों र्यूमर चलाई जाती है? जिस तरह आप कह रहे हैं कि भाई सब कुछ स्मूथली जाएगा, और हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आई थिंक एवरीथिंग शुड गो अहेड स्मूथली। अब मियां साहब तो बिल्कुल सियासत से अलहदा हो चुके हैं, तो ये क्यों, किस तरह ये क्यों फीलर छोड़े जाते हैं आपके ख्याल में सोशल मीडिया पर और इधर उधर? जनाब काई साहब, अगर मैं ये कहूँ कि अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए आज मैं यहाँ बैठकर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ 2 वीलॉग कर दूंगा, तो मेरे भी 3 लाख से जो है व्यूअर्स जो हैं वो 3 मिलियन पे चले जाएंगे। या मैं कोई ऐसी चीज़ें जो पसंद है लोगों को वो कहनी शुरू कर दूंगा। पसंद इन द सेंस कि जिससे वो लच्छे लेते हैं, मज़े लेते हैं, लच्छे लेते हैं, जो भी कहा जाता है उसको। तो वहाँ बैठकर बैठना जी, अच्छा आज माशाल्लाह क्या है 25 जुलाई हो गई है, 48 घंटे बाकी रह गए, इन 48 घंटों के अंदर ये फलां हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब जाके लंदन में बैठ गए। आप ये कह रहे हैं कि ये सारा सब कुछ, यानी बड़े दिलचस्प बात की आपने कि ये व्यूज बढ़ाने के लिए, मगर चलें इसी बात। बहुत शुक्रिया एजाज उल हक साहब, आपने हमें वक्त दिया।